1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे आपका 3 क्वेश्चन जो है वो हेरिडिटी से है, 2 क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से, 1 फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड 1 फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और ये टोटल जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपके 7, और क्योंकि ये 1 मार्क्स का है तो ये टोटल आपको देगा 7 मार्क्स। नेक्स्ट, हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो कैसे थे, हमारे 1 मार्क्स वाले थे। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है हमारे 2 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 3, और 3 into 2 दैट इज 6। क्वेश्चन हमारा किससे ज्यादा देखने मिल रहा है, तो लाइफ प्रोसेस से, और एक क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अब आता है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे हमारा एक क्वेश्चन रहेगा किस चैप्टर से, तो लाइफ प्रोसेसेस से। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है 5 मार्क्स का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किया 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से आएंगे, द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। ठीक है, ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का, और इसमें से आपके एक क्वेश्चन आएंगे जो आपका रहेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अल्बेडो, जहां आज हम लोग करने वाले हैं 10th से जुड़े कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। आज का जो हमारा एम है वो ये है कि हमें चेक करना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं और हमें जो आंसर लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे आपका 3 क्वेश्चन जो है वो हेरिडिटी से है, 2 क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से, 1 फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड 1 फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और ये टोटल जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपके 7, और क्योंकि ये 1 मार्क्स का है तो ये टोटल आपको देगा 7 मार्क्स। अब जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है यूजुअली आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो यहाँ आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ऑल यू हैव टू डू इज टिक करना है कि कौन सा राइट आंसर है, और आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमें पूछा है कि प्योर टॉल प्लांट है। यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने जीनोटाइप दिया हुआ है तो हमें क्लियर है। ठीक है, फिर एक शॉर्ट प्लांट है, इसका भी जीनोटाइप हमें मेंशन्ड है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि जो प्योर टॉल प्लांट है और जो प्योर शॉर्ट प्लांट है उसका F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिलेगा। पहला चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जीनोटाइप दिया हुआ है पहले तो हम लोग वो लिख लें। ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन F1 से नहीं F2 से पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग F1 जनरेशन में इसका प्रोजनी जो मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, हेट्रोजाइगस फॉर्म में ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉल प्लांट। तो हमें जो है F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है, सिर्फ टॉल प्लांट मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि F2 जनरेशन में हमें प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट के बीच का रेशियो निकालना है। तो हम लोग इसका एक बार क्रॉस कर लेते हैं। हमारे पास है ये T जो डिवाइड करेगा 2 में, एक ये कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, सेम ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले क्रॉस पॉलिनेट करते फिर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर देते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया इनके गैमेट को। अब हम लोग इसका बनाएंगे, ये बन जाएगा टॉल, ये इसके साथ भी बन जाएगा, ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब जो हमारा है वो ये है, ये अब इसके साथ क्या बनाने वाला है, हेट्रोजाइगस टॉल, और ये जो प्लांट है ये भी इसके साथ क्या बनाने वाला है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो प्योर टॉल प्लांट है और जो प्योर शॉर्ट प्लांट है उसके बीच का रेशियो इन F2 जनरेशन। ये हमारा जो रिजल्ट आया वो F2 का आया है। तो हमें दिख रहा है क्या है, 1:1 का रेशियो है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हमारे। इसमें पूछा है कि किस साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया, तो हमने पढ़ रखा है मेंडल। ओके, नेक्स्ट अब पूछ रहा है कि जो ह्यूमन प्रोजनी है उसमें बॉय होने के चांसेस कितने हैं। तो हमें पता है कि मेल का क्या होता है XY, फीमेल में क्या होता है XX। ठीक है, अब ये X, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये X जो है इस X से कनेक्ट करेगा तो बना देगा फीमेल। ठीक है, अगेन this X and this X will form female. Okay, and the Y and X will form XY that is male. फिर अगेन ये जो है वो बना देगा क्या, मेल। अब आपको यहां से दिख रहा है ये 2 फीमेल 2 मेल। ओके,
हम लोग इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2/4 इंटू 100% के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50%। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक राउंड ग्रीन प्लांट है जिसका जीनोटाइप मेंशन है और एक रिंकल्ड येलो है जिसका भी जीनोटाइप मेंशन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो हमें बताना है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट बनेगा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, उसमें F2 पूछा था, इधर F1 पूछ रहा है। अब हम लोग बताते हैं आपको। ठीक है, ये जो है राउंड और कैपिटल वाई से इन्होंने ग्रीन का लिया है। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा हमारा रिंकल्ड एंड दिस वन इज येलो। ये जो गैमेटोटाइप देगा, ये जो हमारा गैमेट बनाएगा वो क्या बना देगा, RY कैपिटल, और ये बनाएगा स्मॉल। ठीक है, F1 जनरेशन में ही पूछा है तो सिंपली इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये गैमेटोटाइप बनेगा। अब हमें पता है कि अगर जो जेनोटाइप होता है, ठीक है, जेनोटाइप में अगर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो जो उसका ट्रेट होगा वो डोमिनेंट वाला ही अपियर होगा। तो ये R रिप्रेजेंट कर रहा था राउंड को और ये जो कैपिटल Y है वो रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रीन को। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, हम लोग कहेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, इसमें कुछ एक्सप्लेन वाला नहीं था। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है कि एक टॉल्पी प्लांट है और एक जिसमें कैसे फ्लावर आ रहे हैं, वॉयलेट। ओके, ठीक है, इसमें कलर कौन सा आ रहा है, वॉयलेट। नेक्स्ट है हमारे पास ये शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, इसमें कैसा है कलर, फ्लावर का कलर तो व्हाइट। ओके, अब हमको इसमें क्या देखना है कि जो जेनोटाइप हमें निकालना है। अभी तक जितने क्वेश्चन बन रहे थे मैक्सिमम में हमें जेनोटाइप ऑलरेडी मेंशन था, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। बट यहाँ क्योंकि जेनोटाइप नहीं मेंशन है तो ऐसे केस में हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि जितने भी प्रोजनी बने वो सारे में कैसा कलर था, वॉयलेट, है ना। सारे फ्लावर में अगर वॉयलेट कलर है इसका मतलब क्या है कि ये वॉयलेट डोमिनेंट कैरेक्टर बियर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जो हाफ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो इन्होंने कहा है हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आपका हाफ ही प्लांट में दिख रहा है, आधे में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। क्लियर है, इसमें जो हमें बताना है वो बताना है कि जो टॉल पैरेंट यानी ये वाला है इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्या लिखेंगे। तो इसके क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल चुका है। हमें क्या पता है कि जो हमारा टॉल प्लांट है वो जब तक हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं रहेगा तब तक हमें क्या होंगे, आधे प्लांट शॉर्ट नहीं मिल सकते हैं, वो फिर सारे ही प्लांट फिर टॉल हो जाएंगे। नाउ सारे में क्योंकि वॉयलेट है इसका मतलब है कि जो वॉयलेट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमें पता है कि डोमिनेंट हमेशा हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये। ठीक है, हमारा किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर भी सकते हो कि क्या मैम सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। और चेक करते हैं। हमें कहा इसने, हमने लिया था हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस वॉयलेट। ठीक है, ये तो दोनों खैर रिसेसिव है तो बात ही नहीं है। अब यहां से हमें दो टाइप के गैमेट मिलेंगे। फर्स्ट वन, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, सिमिलर टाइप का ही मिलेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस करवा के देखेंगे इन दोनों का सबसे पहले। ठीक है, अगेन इसका इसके साथ करेंगे, क्या बना देगा, हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। अब इस वाले का हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ, ये बना दे रहा है होमोजाइगस जॉन। ठीक है, फिर इसका क्रॉस करेंगे ये होमोजाइगस। देखो बच्चों,
यहां से तुम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये टॉल वॉयलेट, पहले तो वॉयलेट देखो, चेक करो कि क्या सब में वॉयलेट कलर आ रहा है कि नहीं। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब हमें देखना है क्या 50% यानी हाफ ऑफ द प्लांट्स हमारे शॉर्ट हो रहे हैं कि नहीं। चेक कर लो, ये चेक करो, ये दोनों हाफ ऑफ द प्लांट क्या है, शॉर्ट है, हाफ ऑफ द प्लांट क्या है, टॉल है। इसका मतलब जो हमने आंसर लिखा वो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, एनी कंफ्यूजन हियर? नहीं ना, सारी चीज क्लियर हो गए। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है एमीबा फूड कैसे डाइजेस्ट करता है, तो हमें पता है कि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल। ठीक है, उसके थ्रू से वो कर लेता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एक्स पार्ट से इन्होंने डिनोट किया है इसका क्या फंक्शन होता है। तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर ये चीज है क्या। तो आपको याद होगा कि ये पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा किडनी। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करके रखना। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, जब तक आप जाते नहीं हो स्क्रीट करने उसको तब तक वो उसको स्टोर करके रखता है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें हम लोगों को क्या पूछा है क्वेश्चन में कि क्या पाथवे होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने का। तो पहले तुम लोग डायग्राम से देखते हैं कि क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट से जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाते हैं सबसे पहले, राइट आर्ट्रियम में। कहाँ से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स के पास। वहां क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन कैरी कर लेती है वो। वहां से पल्मोनरी वेन होता है। ठीक है, जो इसको कहाँ लेके आ रहा है, ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, विजिबल है। ओके, देन लेफ्ट आर्ट्रियम से ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली इसको एर्टा पूरे बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उसमें। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला देखेंगे हम लोग, लंग्स से जा रहा है, फिर पल्मोनरी वेन है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, एर्टा है, बॉडी सेल्स है। तो यही हमारा आंसर मिल गया हमें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कि कैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है। तो आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले माउथ होती है ना, माउथ के बाद क्या आता है हमारा फेरिंग्स आता है, फिर हमारा फूड पाइप। फूड पाइप हम लोग किसको बोलते हैं, ईसोफेगस को, ईसोफेगस को बोलते हैं ना। उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है हमारा, स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली वो एनस में जाकर के एक्सक्रीट हो जाता है। तो देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। पहला ऑप्शन में माउथ के बाद सीधा लार्ज इंटेस्टाइन लाया, तो ये तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा माउथ, देन ईसोफेगस, फिर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो सही जा रहा है। ठीक है, अब बाकी भी ऑप्शन एक बार रीड कर लेना, इन केस आपको अगर कंफ्यूजन ना हो सकता है, कई बार जो ऑप्शन होते हैं बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। तो क्वेश्चन एक बार रीड करके देन ही आंसर आप मारना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला आंसर मेरा यहाँ मिल गया है, आई एम 100% श्योर। ठीक है, कि यही आंसर होने वाला है, इसलिए मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि जब टच मी नॉट प्लांट है उसको जब हम लोग टच करते हैं तो क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। तो इसमें प्लांट आखिर कैसे कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को कि उसको फोल्ड हो जाना है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल भेजता है। कैसे, सेल टू सेल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये रहा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें बताना है कि न्यूरॉन जो हमारा इंफॉर्मेशन या जो भी सिग्नल कैरी करता है वो किस पाथवे में लेके जाता है। तो हमें पता है कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, फिर कहाँ जाता है वो सेल बॉडी में जाता है, फिर वहां से कहाँ जाता है, सेल बॉडी से हमारा जाता है एक्सॉन में, एंड फाइनली जाता है नर्व एंडिंग में। तो हमारा जो सही आंसर दिख रहा है हमें वो ये है,
डेंड्राइट नहीं, डेंड्राइट सेल बॉडी, डेंड्राइट है, देन सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन है, फिर नर्व एंडिंग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये जो इन्होंने ए बी सी लिखा है ये क्या है। तो आपको पता है कि ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं प्लूम्यूल और नीचे वालों को कहते हैं रेडिकल, और ये क्या होता है हमारा कॉटिलीडन। ठीक है, तो ए बी सी सीक्वेंस हम लोग चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लूम्यूल था, बी कॉटिलीडन था और सी रेडिकल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जितने भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं ना, सारे डायग्राम्स के लेबलिंग आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको डायग्राम बेस्ड भी मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा पाथवे लेता है। तो हमें पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्टिस। देन उस टेस्टिस से स्पर्म को कौन कैरी करता है, तो वो करता है हमारा वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस कहाँ लेके जाता है, तो वो लेके जाता है यूरेथ्रा में। ओके, एंड देन फाइनली पेनिस के थ्रू वो क्या हो जाता है, इजैकुलेट। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। ठीक है, ये यूरेटर और यूरेथ्रा में आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि यूरेटर का काम होता है यूरिन लाना, किडनी से वो कहाँ लेके जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो कैसे थे, हमारे 1 मार्क्स वाले थे। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है हमारे 2 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है, 3, और 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्वेश्चन हमारा किससे ज्यादा देखने मिल रहा है, तो लाइफ प्रोसेस से, और एक क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ओके, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 से 3 डिफरेंस भी अगर लिख दे रहे हो तो आपको मार्क्स सफिशिएंट मिल जाने चाहिए। आपको लिखना क्या होगा, पहले हमने लिखा आर्टरीज और यहाँ हम लोग लिख देते हैं वेन्स। ओके, अब हम लोग इन दोनों का 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें क्या पता है आर्टरीज के बारे में कि इनका वॉल क्या होता है, थिक। आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका जो वॉल होता है वो कैसा होता है, थिक, और वेन का वॉल क्या होता है, थिन। क्यों होता है थिन और क्यों होता है इसका थिक, तो यहाँ जो ब्लड का फ्लो है ना वो काफी हैवी होता है। ठीक है, बहुत स्पीड में ब्लड फ्लो करता है, और जो वेन्स है ना यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत स्लो होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग सुसाइड करने का कोशिश करते हैं तो वो कोशिश करते हैं यहाँ पे अपना नस काटने का। ठीक है, बट वो एक्चुअली क्या करते हैं ना कि वो वेन काटते हैं, क्योंकि वेन सुपरफिशियली होता है, आर्टरी थोड़ा डीप लेवल पे होता है। तो वैसे केस में क्या होता है ना कि लोग हल्का फुल्का वेन काट लेते हैं, उनको लगा कि अब तो गए, पर ऐसा नहीं होता। जब आप डीप कट करोगे ना तब आपकी आर्टरी कटेगी, और आर्टरी में इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना ब्लड में कि वो एकदम बिल्कुल फाउंटेन टाइप का वो ब्लड आपका निकलना शुरू हो जाएगा, और आर्टरी कटने के बाद आपका बचने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है अगर आपको तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया या तुरंत उस पर आप प्रेशर नहीं बनाते हो तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। राइट, अगर वेन कट होता है तो वैसे चांसेस में आपका बहुत ज्यादा मतलब आप बच ही जाते हो क्योंकि उसका ब्लड में बहुत आपका बहुत स्लोली वो निकल रहा होता है, तो आप तब तक आराम से जाकर के अपना हॉस्पिटल में आप फर्स्ट एड वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वॉल हो गया। अब इसका क्या फंक्शन होता है, और एक और चीज है वॉल। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही फ्लो में रहता है तो आर्टरीज में बैक फ्लो होने का, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये बह रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में रिवर्सल का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, पर मगर ये क्या है ना कि वेन्स के लिए जस्ट ऑपोजिट है। वेन धीरे धीरे बह रहा है तो इसमें बैक फ्लो होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ जो वॉल्व है ना वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि आर्टरीज क्या करता है, जो ब्लड होता है ना उसको हार्ट से दूर लेके जाता है। ठीक है, और वेन क्या करता है, हार्ट के पास लेके आता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कैरीज ब्लड कहाँ, अवे फ्रॉम हार्ट और ये क्या करेगा, टुवर्ड्स हार्ट।
ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर एंड ऑल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके फंक्शन पे। तो आपको क्या पता है कि जो आपका आर्टरी है वो यूजुअली क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, तो हम लोगों को पता है एक्सेप्शन है इसका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है। और सेम हम लोग इधर क्या लिख देंगे कि ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और इसका कौन सा एक्सेप्शन है, वो हो जाता है आपका पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का है, तो आप अगर 4 पॉइंट्स लिख दे रहे हैं आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आप ये क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक, आप सिस्टमैटिक वे में आप लिखो, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से लाइंस ना बना के आप यहाँ फीचर्स लिख लेना, ओके, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे आप वॉल मेंशन कर दो, वाल्व मेंशन कर दो एंड देन फंक्शन मेंशन कर दो, तो वैसे करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, जब हम लोग विगरसली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन चलता है हमारे मसल में, और क्यों। तो जो हमारा मसल है वो के जब विगरस मतलब होता है एक्सटेंसिव वे में एक्सरसाइज करना, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जब मसल बहुत ज्यादा वर्क कर रहा होता है तो ब्लड जो होता है उस अमाउंट में ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंचा पाता है, तो जो भी रिएक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा कि व्हाट टाइप, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एनारोबिक, ठीक है। हम लोग इसको सिंबलाइज भी कर सकते हैं, कैसे, तो हम लोग लिखेंगे C6H12O6 in absence of oxygen that will form lactic acid and energy, ओके। और यही लैक्टिक एसिड का जब हाई अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो जाता है तो हमारे मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, हमें मसल में पेन होने लगता है। वाई यहाँ पूछा है तो आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि जो जितने फास्टली आपका मसल मूव कर रहा होता है उस अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ पाती है, ऐसे केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एनर्जी तो चाहिए है ना मूव करने के लिए, तो वो एनर्जी आपको इसके थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जाइलम में क्या होता है और फ्लोएम में क्या होता है, ठीक है। पहला चीज, ये जाइलम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर, है ना, एंड मिनरल। और किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर एंड मिनरल का। और ये जो हमारा फ्लोएम है ये क्या करता है, फूड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है कि जाइलम क्या करता है, कि जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम रूट टू सूट जाता है, ठीक है। मगर फ्लोएम क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल, ये रूट से सूट की तरफ भी, शूट से रूट की तरफ भी आता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड पूछा था, हमने बता दिया। नेक्स्ट अच्छा पूछा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एस्टोमाटा होता है उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, और यही गार्ड सेल क्या करता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका एक डायग्राम में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये क्या हमारा गार्ड सेल,
ठीक है, ये हो गया हमारा गार्ड सेल, और ये क्या हो गया हमारा एस्टोमाटल पोर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एस्टोमाटल पोर। और ये जो आपको गोल गोल से चीज दिख रही है ना, यही होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसी गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो ओपनिंग है ना, यहीं से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है प्लस वाटर लॉस, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये गार्ड सेल जो होता है ना, ये अलग अलग टाइप के प्लांट में इसका शेप थोड़ा डिफर करता है, तो उतना आप लोग डिटेल में मत जाओ। आपको बस ये बताना है कि ये आप डायग्राम बना सकते हो कि मैम ये स्टोमाटा है, एंड देन गार्ड सेल के बारे में आपको लिखना है कि जैसे ही वाटर का प्रेजेंस, जैसे ही वाटर की एंट्री होती है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, टर्जिड हो जाता है और ओपन हो जाता है। और जैसे ही वाटर इससे बाहर निकलता है और ये क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। श्रिंक होने से जो ये पोर होता है वो क्लोज कर जाता है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, हमसे पूछा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, गिव एन एग्जांपल। तो आपको क्या पता है, तो हम लोगों को पता है जो ये कोऑर्डिनेशन हम लोग किस चीज को कहते हैं, जो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड वे में कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो सर्कस वगैरह करते हैं उसमें एक रोप रहता है, टाइट रोप, जिसके ऊपर एक पर्सन जो होता है हाथ में बांस या कोई भी लकड़ी पकड़ के वो उसके ऊपर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसे उसने हाथ से बैलेंस बनाया है, पैर से वो चल रहा है और नजर उसका फोकस्ड है रोप के ऊपर। ठीक है, उसको कहाँ पे पैर प्लेस करना है। तो ये क्या हो गया, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हो गया, हमारा आंख हो गया, हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या हो रहे हैं, एक सिंक्रोनाइज वे में वर्क कर रहे हैं, तभी वो पर्सन जो होता है वो उस टाइट रोप के ऊपर चल पाता है। ठीक है, तो ये हमारा हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसका। ठीक है, पर्सन वॉकिंग ऑन टाइट रोप, इसको आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा हमसे व्हाट आर हॉर्मोन्स। तो हमें पता है कि हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक अ मैसेंजर, है ना। ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये रिलीज होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, जो डक्टलेस होता है, तो ये हमारा ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके डिफरेंट जो भी टारगेट साइट होता है वहां पे ये पहुंच जाता है, फिर एक्ट करता है। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वन फंक्शन ऑफ ऑल दोज हॉर्मोन्स। ठीक है, तो थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है, तो हमें पता है कि थायरोक्सिन निकलता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड से ये निकलता है, इसका काम क्या होता है, क्योंकि वन फंक्शन बोला है तो हम लोग वन ही फंक्शन लिखेंगे, होता है बहुत सारा है बट हम लोग एक ही लिखेंगे, और वो होगा रेगुलेट्स व्हाट, बीएमआर लिख सकते हैं शॉर्ट में, या इसको कह सकते हैं बीएमआर क्या होता है हमारा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जो हमारे सेलुलर लेवल पे एक्टिविटीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, और उसके स्पीड को हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ना कि जो दो पर्सन है सेम अमाउंट में खाना खा रहे हैं, सेम लाइफस्टाइल है, पर कुछ लोग में क्या होता है ना कि वो लोग जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और कुछ लोगों में वेट गेन नहीं होता इतनी जल्दी। उसका रीजन यही है, किसी में जिसमें भी बीएमआर फास्ट होगा उसमें क्या होगा, वो जो लोग होते हैं या वो जो बच्चे होते हैं या जो भी पर्सन होते हैं उनमें आपको वेट गेन क्या होगा, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, जिनका बीएमआर फास्ट होगा, और जिनमें स्लो होगा वो लोग वेट गेन करते हैं। फिर हम लोग आते हैं इंसुलिन पे। हमें पता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन व्हाट, ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको कौन कंट्रोल या रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन, है ना। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉल, या फिर कह सकते हैं हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन, या रेगुलेटिंग या कंट्रोलिंग द ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड हम लोग कह सकते हैं हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हमारा एक फिक्स फंक्शन दोनों का आप लोग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी थायरोक्सिन के बहुत फंक्शन है, जैसे हमारे डेवलपमेंट में काम आता है, मेंटल डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे हमारा एक क्वेश्चन रहेगा किस चैप्टर से, तो लाइफ प्रोसेसेस से। ठीक है,
इसमें पूछा है हमसे कि डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 3 मार्क्स का है, 3 टाइप से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, पहला जो हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा एरोबिक। ठीक है, ये एरोबिक कंडीशन है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है। इससे क्या बनेगा हमारा CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मसल सेल में होता है। ठीक है, जो भी मसल सेल हम लोग में प्रेजेंट होते हैं उनमें होता है। और ये जो मसल हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारे मसल में होता है, और ये कैसा होता है हमारा, ये होता है हमारा एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जो मसल में प्रेजेंट होता है, और ये बनाता है हमारे में लैक्टिक एसिड प्लस क्या देता है हम लोग को, एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे में, वो होता है हमें देखने मिलता है ईस्ट का, आपने नाम सुना होगा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जैसे कि ब्रेड हो गया, वाइन हो गया, उन सब में बनाने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। ठीक है, इसमें क्या बना देगा हमारा इथेनॉल। ओके, एंड देन और क्या बनता है हमारा CO2, और साथ ही हमारा बनाता है एनर्जी। ओके, ये इस तरह से आप चार्ट ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट हमसे पूछा है मेजर स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम लोगों को पता है कि कौन कौन सा स्टेप होता है। तो सबसे पहला तो होता है इंजेशन। अब जो होता है हमारा वो आता है कि मेजर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है हमारे डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में ह्यूमन बीइंग्स के। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है इंजेशन होता है। इंजेशन यानी कि मुंह में आपने क्या किया, खाना का जो इनटेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। हमारे मुंह के अंदर गया, उसके बाद वहां से खाना कहाँ जाएगा, इसोफेगस होते हुए स्टमक में, जहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं कि डाइजेशन जो होता है ना वो माउथ में ही थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में आपका निकलता है सलाइवा, उसको कहते हैं हम लोग टाइलिन। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको उसका ब्रेक डाउन करवा देता है। ठीक है, वो एंजाइम। ठीक है, उतना अभी डिटेल आपको नहीं जानना, आपको बस प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि जो इंजेशन होता है दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन जो होता है वो हम लोग का प्रोसेस होता है जहां हम लोग फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है, तोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो 1 बाय 1 पहले हम लोग लिखते हैं। पहले हमने कहा इंजेशन, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड हमने कहा डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है हमारा, कि हम लोगों ने उसको स्मॉलर पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब हो सके वैसे पार्टिकल्स में तोड़ा। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है कि इसमें हमारा जो फूड मॉलिक्यूल्स का हमने ब्रेक डाउन किया वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब कर जाए। ये एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है, तो मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहाँ विलाई प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, और फिर वहां से वो ब्लड लेके जाता है आपके सेल में, जहां होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, और जो लास्ट हमारा स्टेप है वो होता है इजेशन। क्या होता है हमारा लास्ट स्टेप, वो होता है इजेशन। इजेशन मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, बॉडी से हम लोग जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जो रिमेनिंग्स बच जाते हैं, उसको जब हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसको हम लोग इजेशन या एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, पर इजेशन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है 5 मार्क्स का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किया 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से आएंगे, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रोल ऑफ। अब देखो यहाँ पे बच्चों इन्होंने 5 चीजों के ना रोल पूछ चुके हैं। ठीक है, तो हर एक का हम लोग अगर रोल लिख देते हैं तो हमारा हर एक पार्ट पे 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। पहला इन्होंने पूछा है टेस्टिस का। तो हमें पता है कि जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, ये होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक है, मेन मैंने कहा। ठीक है, बाकी सब जो होते हैं एक्सेसरी होते हैं, ये मेन होता है। मेन क्यों होता है ये,
क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो रोल है इसका वो ये है कि स्पर्म फॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से हमारा रिलीज होता है मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सेमाइनल वेसाइकल के बारे में। अब आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो एज इट इज नहीं बाहर निकलता, उसके साथ वो निकलता है फ्लूइड के साथ, जिस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये सेमाइनल फ्लूइड कहाँ से हम लोग को मिलता है, सेमाइनल वेसाइकल से, ठीक है। ये पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और इसका काम होता है सेमाइनल फ्लूइड देना, जिसमें स्पर्म फ्लोट कर सके। नेक्स्ट हमसे पूछा है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस के बारे में आपको पता है कि इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, ये स्पर्म को आपका टेस्टिस से लेकर के और पहुंचा देता है आपके यूरेथ्रा या फिर यूरेथ्रा के पास, ठीक है। नेक्स्ट यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है, आपको पता है कि यूरेटर जो होता है वो क्या करता है कि जो आपका किडनी है वहां से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। ओके, नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, तो स्पर्म को क्योंकि फ्लोट करता है तो उसको कुछ न्यूरिशमेंट भी चाहिए ना, तो वो जो सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो ऐड करता है उसमें अपना फ्लूइड पार्ट या जो भी, वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द न्यूरिशमेंट ऑफ स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन न्यूरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ओके, सबका आपने एक एक फंक्शन लिख लिया, मिल गया आपका 5 मार्क्स। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहला तो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो आइडेंटिफाई करना, आपको पता है कि 1 क्या है, 1 नंबर हमारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ओविडक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा है ओवरी, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा ओवरी। थर्ड हमारा क्या है, तो हमारा है यूट्रस, और जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स, एंड फाइनली द फिफ्थ वन इज वजाइना। आइडेंटिफाई कर दिया आपने। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड उसके 3 एडवांटेजेस। तो कॉन्ट्रासेप्शन कुछ नहीं है, इट इज अ मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। जो भी प्रेगनेंसी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। या तो हम लोग पिल्स वगैरह का यूज करते हैं, या फिर हम लोग सर्जरी करवा सकते हैं, या फिर हम लोग जो फिजिकल मेथड होते हैं जैसे कॉन्डम वगैरह हो गया उसका यूज करते हैं। तो हमें तो कॉन्ट्रासेप्शन ने बता दिया, आप इसका एग्जाम्पल्स वगैरह लिख सकते हो क्या क्या हो सकता है। इसके साथ ही आपको मेंशन करना है इसके 3 एडवांटेज, किससे क्या फायदा है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पहला कि ये क्या करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी, ओके। सेकेंड इसका काम क्या है कि क्योंकि जो हम लोग फिजिकल मेथड यूज करते हैं लाइक कॉन्डम्स वगैरह हो गया, तो ये किसमें हेल्प करता है, एसटीडी को प्रिवेंट करता है, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेगा एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। हम लोग लिख सकते हैं प्रिवेंट्स एसटीडीज, ठीक है ना। एसटीडीज हमारा होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब आते हैं आपके, एड्स भी आता है। और फिर क्या हमारा तीसरा किसमें हेल्प करता है, तो तीसरा हेल्प करता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, ठीक है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। हमारा जो भी जैसे जितना ज्यादा हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा।
ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज हमारा किस में देखा जाता है? अब जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं रेप विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, तो उन रेप विक्टिम्स में जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। वो कहने का मतलब था यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी पे, पर प्लस कुछ लोगों की भी अपनी होती है ना। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट सेक्शन है, ठीक है, ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का, और इसमें से आपके एक क्वेश्चंस आएंगे जो आपका रहेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। अब ये आया जहां सवाल हम लोग को डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, हम लोग को सोच समझ के आंसर करना है। क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में कि फिगर नंबर A to D, मैं इधर आ जाती हूँ, आप लोग को दिखेगा फिगर है A to D, बोल रहा है इसमें ये डिफरेंट टाइप का ईयर लोब को दिखा रहा है। अच्छा, ईयर लोब जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है यूजुअली, या तो फ्री हो सकता है या तो अटैच्ड होता है, ठीक है। फ्री आपका ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये ईयर लोब है ये क्या है? फ्री है, ठीक है। और अटैच्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है? ये जो लोब जो होता है ना, ये लोअर वाला पोर्शन, ये क्या है? आपका फेस से कंप्लीटली अटैच्ड है। लोग कहते हैं ना जहाँ पे हम लोग यूजुअली पियर्स करते हैं ईयर को, वो जो एरिया सॉफ्ट सा होता है ना उसी को हम लोग ईयर लोब बोलते हैं। तो वो किसी का फ्री होता है, किसी का अटैच्ड होता है। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है कि यहाँ पे फिगर A to D हम लोगों को देखना है और क्या करना है। इन्होंने नाम दे रखे हैं कि इनके पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं राहुल और निशा, नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कि जो इस ऑब्जर्वेशन से एक्साइट होते हैं, वो अपने घर में जो देखता है कि अरे मेरा सिर्फ अटैच्ड है, बाकी घर वालों के तो फिक्स है, तो इससे वो क्या करते हैं कि वो क्लास में एक सर्वे करता है। उस सर्वे में क्या होता है कि उसको ये रिजल्ट मिलता है। फ्री और अटैच्ड का केस है, मेल में इतना है, फीमेल में इतना, मेल में इतना, फीमेल में इतना, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द 2 कैरेक्टर्स फ्री या अटैच्ड ईयर लोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस एंड व्हाई। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोगों को जैसे कि दिख रहा है कि सबसे ज्यादा केसेस हमारे किस में दिख रहे हैं? अटैच्ड वाले या फ्री वाले ईयर लोब। तो फ्री ईयर लोब जो है वो डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? कि जो मैक्सिमम केसेस है ना उसमें क्या दिख रहा है हम लोग को कि फ्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्री ईयर लोब, है ना। और क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनमें सर्वे किया गया था उसमें फ्री ईयर लोब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो इनहेरिटेंस है फ्री ईयर लोब का, क्या ये सेक्स से लिंक्ड है? और आपका आंसर, आपको रीजन देना आपके आंसर का। तो आप देखो यहाँ पे इसने जो सर्वे किया, क्या आपको दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर सेक्स में ही आपको दिख रहा है फ्री ईयर लोब? नहीं ना, ये मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सिंपल है कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये सेक्स से इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है ये सेक्स से। तो ये मेल में भी है विजिबल और फीमेल में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा कि फ्री ईयर लोब लिंक्ड नहीं है सेक्स के साथ, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में ही अपीयर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि किस टाइप का ईयर लोब प्रेजेंट है इसके फादर, मदर, राहुल और निशा में। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देखो, राहुल के फादर, मदर और जो उसकी बहन निशा थी, तीनों में कैसा ईयर लोब था? तो फ्री था। अटैच हम लोग को सिर्फ राहुल में दिखा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, ठीक है, यानी कि इनका जीनोटाइप मेंशन करना है कि कैसा है, और जो एक्सप्लेन कर सके इनहेरिटेंस ऑफ हिज कैरेक्टर इन दिस फैमिली, ठीक है। तो कैसा जीनोटाइप होगा कि जो राहुल है उसमें ये जो कैरेक्टर है वो अपीयर हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अटैच्ड ईयर लोब, उनका जीनोटाइप कैसा है, और जिनका फ्री है उनका कैसा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो अटैच्ड वाला है वो क्या है? रिसेसिव है, और जो फ्री वाला है वो डोमिनेंट है। तो हम लोग फ्री ईयर लोब को कैपिटल F से दिखा सकते हैं और जो अटैच्ड वाला है उसको स्मॉल f से दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अटैच्ड किस में प्रेजेंट है? तो सिर्फ राहुल में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि सिर्फ किस में प्रेजेंट है? राहुल में। बाकी तीनों में क्या प्रेजेंट है आपका? आप कहोगे फ्री, तो ये किस में प्रेजेंट हो गया? सिर्फ राहुल में
रेस्ट का जीनोटाइप फ्री वाला जाएगा। तो जो ध्यान देना आपको वो ये देना है कि भले ही राहुल के मम्मी पापा में फ्री ईयरडो प्रेजेंट था, बट उनमें कहीं ना कहीं तो जीन प्रेजेंट था अटैच वाला, तभी वो किस में अपीयर किया, राहुल में। इसका मतलब कि वो लोग के पास प्योर जीन नहीं होगा फ्री वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और क्योंकि उसके मम्मी पापा के भी अंदर है तो चांसेस है कि निशा के अंदर भी होगा, इसलिए उसका भी सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो राहुल है उसका क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर उसमें आ गया है अटैच्ड वाला, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तभी पॉसिबल है ना कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपियर हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिया है दूसरे क्वेश्चन का वो है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फ्री ईयरलोब कैपिटल एफ से और जो अटैच्ड ईयरलोब है वो स्मॉल एफ से दिखेगा। इससे भी पता चल रहा है कि फ्री वाले डोमिनेंट होंगे, क्योंकि डोमिनेंट ही यूजुअली हम लोग कैपिटल्स में लिखते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ वी क्रॉस प्योर ब्रेड टॉल प्लांट और प्योर ब्रेड डॉर्फ प्लांट, तो जो हमारा पी प्लांट है F1 जनरेशन में वो कैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको सेल्फ क्रॉस करेंगे जो भी मिला, और फिर हम लोग चेक करेंगे उसमें F2 जनरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले क्रॉस कर लेते हैं, तो हम लोग का आंसर बनेगा ये हमारा प्योर टॉल, ये हमारा प्योर शॉर्ट। हमने इसका क्रॉस पॉलिनेशन किया तो ये बना हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो बनेगा F2। हम लोग को पता है कि इसमें कैसा बनता है, तो आप लोग कहोगे एक बना देगा गैमेट, एक कौन सा गैमेट बनाएगा, एक गैमेट बनाएगा T, एक बना देगा ये। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है हम लोग को, सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, देखते क्या कैरेक्टर अपीयर होता है। इस T का इस T के साथ एंड इस T का इस T के साथ। ठीक है, अब ये दोनों का करेंगे तो ये बना देगा, और इन दोनों का करेंगे तो ये बना देगा। ये हो गया हमारा F2 जनरेशन। ठीक है, F1 का रिजल्ट ये था, F2 का रिजल्ट ये है। यहाँ हमने क्रॉस किया था, यहाँ हमने सेल्फिंग कर दी सेम वाले में, तो हमारा ये जो है ये रिजल्ट आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, पहला पूछा है कि व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक। F2 जनरेशन के जो प्लांट होंगे वो कैसे दिखेंगे, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि F2 जनरेशन के प्लांट में ये तीन जो है ये तीनों क्या होंगे, टॉल, और एक प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, आप इसको मेंशन कर सकते हो कि जो तीन प्लांट है वो आपके टॉल है और रेस्ट वन जो है वो ड्वार्फ हो गया। नेक्स्ट पूछा स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। टॉल और ड्वार्फ का रेशियो बताना है। तो हमें क्या पता है कि ये जो तीन प्लांट है ये होमोजाइगस कंडीशन में, ये दोनों हेट्रो में, और हेट्रो में डोमिनेंट कैरेक्टर बियर कर रहा है, तो मतलब डोमिनेंट ही शो करेगा कैरेक्टर्स। ठीक है, डोमिनेंट जीन है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा टॉल प्लांट है वो 3 हो जाएगा, और जो हमारा ड्वार्फ है या हमारा शॉर्ट प्लांट है वो है 1। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F2 जनरेशन बट अपीयर्ड इन। क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है कि किस टाइप का प्लांट F1 जनरेशन में नहीं मिला मगर वो अपीयर किस में हो रहा है, F2 जनरेशन में, और ऐसा क्यों। ठीक है, इसका रीजन लिखना है। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से देखो F1 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला है, सिर्फ टॉल प्लांट मिला है, लेकिन F2 में टॉल के साथ साथ हम लोगों को मिल रहा था ड्वार्फ मिल रहा था। अब ऐसा क्यों, ठीक है, इसका रीजन हम लोग को बताना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब हमने टॉल प्लांट में यहाँ पे हमने प्योर प्लांट जो था उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाया तो हम लोग को हेट्रोजाइगस मिला। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में था इसीलिए जो प्रोजेनी बनेगा उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर प्रेजेंट है डोमिनेंट कैरेक्टर तो क्या होगा, इसके जो चांसेस होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियरली ये चीज मेंशन करना है कि जब हमने F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया था तो वो प्योर टॉल प्लांट के बीच में था,
और जो F2 जनरेशन में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया है वो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के बीच में है। तो यही रीजन है कि ड्वार्फ प्लांट यानी कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हमारा F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है हमारा आंसर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में पूछा है वो है स्टेट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए, हर एक क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता है क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो सारे आपको क्या करने हैं, 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देना है। पहला है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये जितने भी आपके लॉज मेंडल्स ने दिए थे इन सब का आपको यहाँ पे नाम लिखना है और बताना है कि ये लॉ होता क्या है। आपको पता ही है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो भी अगर जीनोटाइप में अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। सेग्रीगेशन हमारा क्या कहता है, सेग्रीगेशन कहता है कि कभी भी अगर 2 जीन जब भी सेपरेट होंगे तो वो अपना जो भी कैरेक्टर होता है वही एग्जिबिट करता है ना, ब्लेंडिंग इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है स्टेट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो भी आपके लॉज होते हैं मेंडल्स के उनको बस आपको एक्सप्लेन कर देना, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो डोमिनेंस में आपको पता है कि अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलता है कि जो भी जब भी पेरेंट से जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो हर पेरेंट से एक एक कैरेक्टर बियर करता है। ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि जो ब्लेंडिंग होता है जीन में वो हम लोग को देखने नहीं मिलता है। जब भी वो जीन अलग से अपीयर होगा वो क्या दिखाएगा, अपना एक पर्सनल जो भी कैरेक्टर रहता है वो एग्जिबिट करता है, कभी भी मिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने देखा था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक टॉल प्लांट था और एक जो जीन था वो स्मॉल प्लांट वाला था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो दोनों जब मिले तो उसमें कैरेक्टर डोमिनेंट वाला दिखा, टॉल वाला दिखा। ठीक है, लेकिन क्या उन दोनों का मिक्सअप होके कोई मीडियम साइज का प्लांट दिखा, नहीं ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेंडिंग ऑफ जीन आपको नहीं देखने को मिलता है। क्लियर, तो आज के लिए हम लोगों का ये सेशन यहीं तक खत्म होता है। आई होप आप लोग अपना एग्जाम में बेस्ट देंगे और इस चीजों को जो भी मैंने आप लोगों को बताया है उसको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लो और एग्जाम में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करना। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए।